मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ एक नई टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। इस समय मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो डाल रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी खंड घ जो आपका सैमुशी लेसन्स हैं, उन लेसन्स को अगर हम उठाते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद जो एक्सरसाइज होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कोई प्रश्न निर्माण का आता है, अन्वय का आता है, भावार्थ का आता है, घटनाक्रम आता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर की एक्सरसाइज में, अभ्यास कार्य में। और जब बच्चे करने बैठते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम हमें अन्वय तो करना ही नहीं आता, या प्रश्न निर्माण के हमें तरीके नहीं पता कि कैसे किया जाता है। तो बच्चों, जो मैं क्लास आपको दे रही हूँ, पहले मैं लेसन पढ़ाने से पहले जो कॉमन क्वेश्चन है, जैसे अन्वय, भावार्थ, प्रश्न निर्माण, है ना, घटनाक्रम, इनको मैं वन बाय वन एक एक बार आपको अच्छी तरह से सिखा दूंगी कि अन्वय कैसे करते हैं, प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। इसके बाद हम आपकी लेसन वाइज क्लास लेंगे जिसमें आपको हिंदी समझाएंगे और उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। जब हम लेसन वाइज क्लास समझाएंगे तब आपको जब उसमें अन्वय आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले अन्वय की क्लास ले चुके होंगे, राइट। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये अन्वय का जो क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड में, बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस तरह से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और ये खंड घ का पार्ट है। और ये लगभग ज़्यादातर ये प्रश्न नंबर 16 पर आता है, ठीक है। तो आज मैं आपको अन्वय सिखाने जा रही हूँ बच्चे। अन्वय के जो अन्वय वाला क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें एक चॉइस भी आती है, आप अन्वय कीजिए या फिर भावार्थ कीजिए। दोनों आसान है बच्चे, दोनों में परेशानी नहीं, बहुत सरल है। लेकिन भावार्थ से भी ज़्यादा अन्वय सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो श्लोक में शब्द दिए हुए हैं उन्हीं को रिक्त स्थान में भरना होता है। और भावार्थ में अपना अर्थ लिखा हुआ होता है, आपको फिलअप में, चॉइस में आपको पर्यायवाची शब्द होते हैं उन्हें फिल करना होता है, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं ये सोचती हूँ कि अन्वय करना भावार्थ से ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अब मैं आपको अन्वय करना सिखा रही हूँ। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। जो बच्चे फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, 100% मार्क्स लेना चाहते हैं, उन्हें तो सब कुछ ध्यान से पढ़ना ही होता है कि इसकी हिंदी क्या होगी, इसको कैसे किया जाएगा। और जो बच्चे कम समय देकर ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैं ये क्लास डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको इस अन्वय में हिंदी से ज़्यादा आपको एक ट्रिक की ज़रूरत होती है, जो ट्रिक मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन है, जो अन्वय आपके पास फिलअप में क्वेश्चंस, जो वर्ड्स, जो शब्द दिए हुए हैं, पहले हम उनको काट लेते हैं, है ना। अब उनको काट लेते हैं, बाकी बचे हुए फिलअप वाले शब्द बचाते हैं। तो देखिए, हम इसको काटते हैं, स्वभाव रौद्रम, इतना कटा हुआ है। अब आप देखिए, रौद्रम में यहाँ पे म है, मैं यहाँ पे हलंत लगा ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो म है वो नीचे हलंत वाला है, ठीक है। तो इतना किया, फिर इसके बाद हमारे पास फिलअप है, फिर क्रूम, क्रोम, है ना। क्रोम में ये हमने काट दिया, इसमें भी नीचे हलंत लगा हुआ है, बुक में नहीं लगा हुआ है, इसको काट दिया, राइट। इसके बाद आ जाइए हमारे पास, फिर क्या है, उल्लूकम नृपतिम। उल्लूकम को काट देते हैं, नृपतिम को काट देते हैं, ठीक है। अब नु और का, नु और का को काट देते हैं। इसके बाद हमारे पास आया भविष्यति, भविष्यति को काट देते हैं। लेकिन ये भ ऊपर वाला सॉरी, भ के ऊपर र जो है वो लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आपने क्या किया, ये सब काट दिया। और इसके बाद अब आप देखो कि यहाँ क्या बचा है, स्वभाव रौद्र। अब यहाँ से म में से हलंत लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से अ बचेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर अत्युग्रहम, अत्युग्रहम,
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अत्युग्रहम लगा लिया, क्रुम। आप देखिए क्रोम, है ना, इसमें आपको यहाँ पे तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा अप्रियवादिनम। अब ये हमारे पास नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा अप्रियवादिनम, राइट। अब इसके बाद आ जाइए, अब हमारे पास उल्लू का नृपति कृत्वा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ भविष्यति, नु का तो लिखा ही हुआ है भविष्यति। अब भविष्यति का ये र हमारे पास बचा हुआ है। आपको ये बता दूं, जब दो शब्द एक साथ जुड़ते हैं तो उसमें एक संधि होती है, वो लगाई जाती है। तो अब जो हमने, अब ये जो र है, और जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो र, ये क्या है एक्चुअली में, क्या है, जो र ऊपर लगा हुआ वो ये र है, और जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो र के स्थान पर विसर्ग लगा लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्धि। बस अब आपका ये एक श्लोक हो गया। इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, आपको सिर्फ एक ट्रिक लेनी होती है और उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दूसरा समझाने जा रही हूँ, दूसरा, ये देखिए, अब हम दूसरे श्लोक को करवा रहे हैं, और देखो किस तरह से आसान तरीके से। अब आप अपने आप भी करने की कोशिश कीजिए, मैं तो आपको सिखा ही रही हूँ, लेकिन इसी बीच में आप अपना भी दिमाग चलाइए कि जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ट्रिक के साथ करते चले जाइए, है ना। अब देखिए, यदि आपका ये यदि कट गया, ओके, सम्यक नेता, ये सम्यक नेता ये कट गया, न आपका ये भी कट गया, न, ठीक है। तत एह प्रजा, तत एह, एह कहाँ पर है, एह हमें दिख रहा है कहीं पे, देखो, एह प्रजा, अब आपको नहीं मिल रहा है ना, तो पहले तत् काटिए, तत् प्रजा काटिए, और इसके बाद देखिए, मैं आपकी एक 60% वाला जो बच्चा होता है, मैं वो बन करके आपको ये अन्वय करना सिखा रही हूँ, ठीक है। आपने अभी एह नहीं काटा है ना, मैं अगर एह देखूं तो बाद में आपको बताऊंगी कि कहाँ पर है ये एह, कहाँ पर कटेगा। तो यहाँ आ जाइए, कर्ण, अब ये देखिए जलधौ, आपका ये नौ, नौ, अब ये देखिए नौ, तो ये हमारा ए कट गया, ठीक है। अब इसके बाद जलधौ विप्लवेत, देखिए विप्लवेत, तो आपका ये कटा। अब ये देखिए ए ह, अब ये ए ह से क्या बन जाएगा, इह, इह कैसे बना, इसमें आपने सीखी हुई है संधि, ई का ए हो जाता है जब कोई स्वर आए, है ना, तो ई का ए बन गया किसके हिसाब से, गुण संधि का, जैसे रमा जमा ईश रमेश, है ना, ऐसे ये इह भी आपका, इह कहाँ से निकला है, ये इह यहाँ से निकला। अब समझ आ गया बच्चों। तो अब देखिए, अब हमारे पास कौन से शब्द बचे हुए हैं, अब हमारे पास शब्द बचे हुए हैं, देखो ये आ जाइए, है ना, यदि सम्यक नेता न नरपति, ये देखिए न नरपति। अब देखो ये दो शब्दों से बना है, ये स्नान नरपति, ये संधि हुई पड़ी है, यहाँ पे हमें संधि तोड़नी होगी। जब न के बाद न होता है तो उससे पहले वाला त जो है वो न में परिवर्तित हो जाता है, ये संधियों का पार्ट है। तो हम आपको सिखा रहे हैं, न का ज्यादातर त हो जाता है, अन्वय में आप सीखिए, है ना, से यात, स्यान कोई शब्द नहीं होता, स्यात, और यहाँ क्या बन रहा है, नरपते, है ना। स्यात ये कौन से आपके है, आपके ये धातु रूप है ना, धातु रूप है ना, स्यात चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे यदि सम्यक नेता नरपति है, न लिखाई हुआ है, स्यात नहीं, राजा नहीं होना चाहिए, है ना, स्यात, नरपति न स्यात। थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए कि दो शब्द है और न जो है हमारा बीच में लगा हुआ है, यहाँ हमें दो शब्द हैं, तो दो शब्दों को भी हम अलग अलग करके लगा सकते हैं। आप देखो, न तत एह प्रजा नौ, अब आपने नौ निकाल लिया। अब आप यहाँ देखो, ये नौ के साथ क्या है, यहाँ पे विसर्ग लगे हुए हैं। ये जो मैंने यहाँ सिखाया, र के विसर्ग हो जाते हैं, वही यहाँ पर भी र के विसर्ग हुए हैं। यहाँ पर भी जब उन्होंने विभक्त किया तो ये नौ के र के विसर्ग किए हैं, इस र के क्या किए हैं, ये र के विसर्ग किए हैं।
और यहाँ से जब इस वाले र के विसर्ग हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ई, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा नरपति नौ इव जलधौ विप्रेत, है ना। अब हमारा और यहाँ क्या, तत ए प्रजा कर्णधारा, कर्णधारा बचा हुआ है ना। देखो, यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात् तथा ए प्रजा अकर्णधारा, अकर्णधारा यानी बिना नाव वाले, अकर्णधारा, ठीक है। एव जलधौ विप्लेत, नौ एव जलधौ विप्लवेत, ठीक है। तो देखा आपने, ट्रिक से एक हमने इसको अन्वय को बहुत आसान बना दिया, राइट। अगली बात समझ में बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है। मैं उन बच्चों के लिए ये क्लास दे रही हूँ, उनको ये ट्रिक्स बता रही हूँ कि किस ट्रिक से हम कैसे पार पा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखो, इसमें अब आप करना शुरू करिए बच्चों मेरे साथ। परस्परम विवादः, ये कट गया, डैश हानि ही अन्यो अन्य सहयोगेन, ये कट गया, ओके। लाभः प्रजापते, है ना। परस्परम प्रजायते, प्रजायते प्राणिनाम जायते, परस्परम विवादम आपस का विवाद, प्राणियों की हानि, जायते हानि उत्पन्न करता है, प्राणिनाम, परस्परम विवादम आपस का विवाद प्राणियों के लिए, प्राणिनाम, है ना। अब मैं देखो थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आपको बता रही हूँ ताकि आप हिंदी के माध्यम से भी सीख सके। प्राणिनाम, प्राणिनाम हानि जायते, अन्य सहयोगेन लाभ, तेषाम लाभ। अब देखो लाभ, अब आप यहाँ आ जाइए, ये देखिए लाभ में विसर्ग है। जिस तरह से मैंने ऊपर वाले श्लोक में बताया था, र के विसर्ग हो जाते हैं जब हम विग्रह करते हैं दो शब्दों को, तो र के विसर्ग हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो स आया है, स के भी विसर्ग हो जाते हैं। जब देखिए शब्द बच्चों, जो अक्षर होता है स, वो अगर शब्दों के बीच में आए तो स आधा लिखा जाता है। अगर हम उसी स आधे को, ये घरेलू भाषा है, स आधे को स्वर रहित, इसको स्वर रहित बोलते हैं, स्वर रहित स कैसे लिखा जाता है, वो इस तरह लिखा जाता है, राइट। तो ये विसर्ग, ये भी आपके विसर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जो आता जाएगा मैं तब तब आपको उदाहरण के साथ बताती जाऊंगी। तो इन्होंने लाभ में ये विसर्ग लगा दिए, ये आ जाएगा अन्य सहयोगेन तेषाम लाभः प्रजायते, राइट। इस तरह से हमारा ये थर्ड बन गया। तो हम जैसा जैसा करते जाते हैं, जैसा जैसा सारे शब्द प्रयोग हो गए, सारे शब्दों को यूज करना आपने सीख लिया, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, आप ही नेक्स्ट देखिए। अब अपने आप भी करने की कोशिश कीजिए, मेरे ऊपर आधारित मत रहिए, और देखिए मेरी क्लास को रोक कर यहाँ पर पहले खुद करिए, फिर देखिए आंसर कि सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। देखिए, अगाध जल संचारी गर्भम न याति, तो गर्भ, यहाँ पे भी गर्भम आएगा, गर्भम न, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, न कट जाएगा, और रोहित और अंगुष्ठ यहाँ तक कट गया, शफरी ये कट गया, ठीक है। देखिए अब ये हो गया, अगाध जल संचारी रोहित, जल में संचार करने वाली यानी मछली है, तो रोहित मछली, रोहित गर्भम न याति, है ना, याति गर्भम न। अब आपको देखो बच्चे यहाँ देखना होता है हमें, कैसे नहीं कि लाइन वाइज ही लगाना होता है, याति लगा दो फिर रोहित लगा दो, नहीं। अगाध जल संचारी, थोड़ा थोड़ा सा हमको समझना भी पड़ता है। अगाध जल संचारी जो होती है वो रोहित मछली होती है, तो रोहित गर्भम न याति, गर्भ से नहीं जाती है। अंगुष्ठ का, अब देखो यहाँ पे अंगुष्ठ है, यहाँ पे ओ बचा हुआ है, ओ की मात्रा यहाँ नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ की मात्रा। जब हम हटाएंगे तो ओ किससे बनता है, उदक मात्रेण, ओदक मात्रेण नहीं, ओ हमारा संधि से, कौन सी संधि से बनता है बताएंगे, गुण संधि से, उ का ओ हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा उदक मात्रेण, यहाँ पे संधियाँ जो होती हैं वो बहुत प्रयोग में, जो आप संधियाँ सीखे हो अभी तक, जो आपने संधियों को सीखा है, वो बहुत संधियाँ हमारे काम आती है।
उदक मात्रे, है ना, शफरे, और यहाँ जो नीचे आ गया ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए थी, फुरफुरायते, है ना, ये यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ रह गया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा, ये मैं हिंदी के साथ बताना वो तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे बच्चों। ये क्या है आपका, ये जो है हमने आपको ट्रिक के साथ बताया कि कैसे ट्रिक के साथ आपको संस्कृत का अन्वय करना है, श्लोक का अन्वय करना है। ठीक है, श्लोक का अन्वय करना, और आपने देखा कि आपका पूरा श्लोक यूज हो गया। भावार्थ में क्या होता है, इस श्लोक का भावार्थ होता है जिसमें 4 फिलअप होते हैं और 4 आपको फिल करने होते हैं। तो वहाँ पे वो शब्द, ये वाले शब्द नहीं होते हैं, भावार्थ वाले अपने अर्थ लगा के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बच्चों सोचती हूँ ये आसान है करना, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप चॉइस में अन्वय करें ताकि दिक्कत ना हो, और आप एक टारगेट लेके चलिए, फोकस लेके चलिए कि हमें एग्जाम में अन्वय ही करना है। तो आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए अन्वय की, यहाँ हमें एग्जाम में भावार्थ ही करना है, तो आप भावार्थ की प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब कोई ऑप्शंस आ जाते हैं, नहीं आता है समझ, तब जब आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो समझ आएगा ही आएगा, राइट। तो देखिए ये इस तरह से हमने आपको अन्वय करना सिखाया है। ओके, तो मैं ये क्लास बच्चों यहीं फिनिश करती हूँ। जो नेक्स्ट क्लास लेके, नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके आपके पास आऊँगी, और आपको एक बारी देखिए, इसमें मैंने एक तरीके से, इस क्लास में एक तरीके से मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी है। ओके, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास इसी के अभ्यासकारी के लिए डाल दूंगी ताकि आप अभ्यास कर सके, और मैं आपको 4 या 5 दूंगी जिसमें से हम करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए ये क्लास मैं यहीं फिनिश करती हूँ, समाप्त करती हूँ, और तब तक के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, थैंक यू।